एग्जाम कंडक्ट करती है उनके सारे क्वेश्चंस, लाइक यूपीएससी, सीएससी, एनडीए, सीडीएस, जियो साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, कुछ स्टेट सर्विस, कुछ स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस होंगे। सो ये सारे क्वेश्चन एक साथ रखे जाते हैं यहाँ पे, और इन सारे क्वेश्चंस की वजह से आपको एक ओवरऑल रिवीजन मिलता है, एक डेप्थ मिलता है, एक वैरायटी मिलती है क्वेश्चंस की। और अब ऐसा मान के चलो कि अगर आपने इसको पूरा कवर किया है, जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो आपको 80 to 90% रिवीजन सिर्फ यहीं से हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि वो सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर से, एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं आपके पास। तो यहाँ पे क्या हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, उनका रिवीजन भी हो रहा है, साथ साथ आपको एक ट्रेंड भी मिल रहा है कि यूपीएससी किन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है। ठीक है, सो ये पहले पार्ट, आई मीन पहले वीडियो का पहले चैप्टर का थर्ड पार्ट है ये। पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रियम्बल, ये सारे चैप्टर्स हम लिए हैं, और उसके अंदर से ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर और भी पार्ट्स है, आई थिंक एक पार्ट और होगा, फोर्थ पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो फोर्थ या फिफ्थ तक भी जा सकता है। सो ये थर्ड पार्ट है, और लेट्स स्टार्ट देन, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following terms were added to the preamble of the Constitution of India by the Constitution Amendment 1976? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो करने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत भी आनी चाहिए किसी को। सो 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 का, उससे क्या ऐड किया गया है ये पूछा जा रहा है। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी नहीं, वो पहले से ही था। सो 1 2 3, 1 2 3 कहां पे? यस, बी, बी इज द राइट आंसर। ये बहुत सिंपल था, इजीली हो गया। पर आप देख सकते हो सीडीएस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, और 2019 के क्वेश्चन स्पेशली मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आई विल डू दैट, अब बस आप उसको ध्यान रखना। Who among the following was the advisor to the Constituent Assembly? अभी देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में अगेन, पर लास्ट ईयर से लेकर के काफी डिबेट चल रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर। इसका जो आंसर है एक्चुअली बी एन राव है। ठीक है, और सर बी एन राव के ऊपर काफी डिबेट चल रहा है कि लोग मानना, कई लोग डिमांड कर रहे हैं, एमपी में एक लॉयर है, उनका नाम मैं भूल गया अभी, तो उन्होंने डिमांड करी है, एक्चुअली पिटिशन फाइल करी है कि सर बी एन राव का नाम डाला जाना चाहिए फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे, एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हटाया जाना चाहिए, ऐसा उनका डिमांड है। ठीक है, सो इसका आंसर है डॉक्टर सर बी एन राव। ठीक है, देन अगला देखते हैं। Which one of the following is a correct description of the Indian federal system? फेडरल सिस्टम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सो ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है हमारे पास। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन? ऑब्वियसली ड्यूअल सिटीजनशिप तो है नहीं हमारे पास, सिंगल सिटीजनशिप है। कंट्री में कहीं भी जाते हैं हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है, हमारे पास दो आधार कार्ड नहीं होते, दो वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वी हैव जस्ट वन, सो सिंगल सिटीजनशिप है। स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल, नहीं, ये तो अमेरिका में है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। हमारे यहाँ राज्यसभा में जो बड़ा स्टेट है उनके ज्यादा लोग होंगे, जो छोटे स्टेट्स हैं उनके कम है, जैसे दिल्ली का 1 ही है, यूपी का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सो अगेन बी इज रॉन्ग। पर्सन्स बिलोंगिंग टू द ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी डिसमिस्ड और रिमूव बाय द स्टेट, नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए जा सकते हैं। सो अगेन ये भी गलत है। अनलाइक इन द यूएसए देयर इज नो ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। यस, यूएस में ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, इसका मतलब है कि वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है या फिर जो फेडरल लॉ का जो मैटर होगा उससे रिलेटेड, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और जो जो स्टेट का मैटर होगा वो उसके स्टेट कोर्ट में जाएगा, यानी उनका जो हाई कोर्ट का, हमारे हाई कोर्ट का जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा उनके पास, वहां पे जाएगा। सो वहां पे ड्यूअल सिस्टम है कोर्ट्स का, इंडिया में इंटीग्रेटेड है। ठीक है, आप फंडामेंटल राइट्स के लिए हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, और कोई भी लॉ हो तो अगर आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है इंडिया में। सो डी इज द राइट आंसर, यहाँ पे इसका होगा। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर, राइट। अगला देखिए, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। अब ये देखो, ये इसमें वैसे ये पूछा गया है सीआईएसएफ 2020 में, वैसे ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 40 अमेंडमेंट टू प्रीएम्बल होता है 42nd, अभी जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा 1976 में। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 में होगा, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में होता है। मिनर्वा मिल्स का आपके बारे में आपको पता नहीं है, तो इससे भी फिर भी आप शायद कर सकते हो क्या, ये हो जाएगा 4 4 4 3 1 4 3 1
431, अच्छा अभी 2 को देखना पड़ेगा। मिनर्वा मिल्स केस होता है 1980 में, ये आपको पता होना चाहिए था, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर सकते। सो सेकंड इसमें लास्ट में आएगा, तो 4312 ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन ये भी ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, which one of the following does not describe the procedure or substance of the amendments to the Indian Constitution? Now this question is really interesting, ठीक है, कि इसमें आपको करने में थोड़ा सा तो दिक्कत हो सकता है। देखो क्या है, the bill to amend the Constitution has to be laid in any house of the Union Parliament. True, सही है बिल्कुल। The basic feature of the Constitution cannot be amended. True. In the event of a deadlock between the two houses of the parliament, there is no provision for a joint session. True. The president cannot veto a bill. Veto का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मैटर आता है और आप उसको आगे ना बढ़ने दो, दैट इज वीटो। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। वीटो कर देना मतलब उस मैटर को वहीं पे रोक देना, वो आगे फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगा, ठीक है। सो वीटो, सो यहाँ पे क्या है, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो अ बिल for the amendment of the constitution. That is also true. Constitutional amendment bill में प्रेसिडेंट को assent देना ही होगा, ठीक है। So in that case, क्योंकि प्रायर परमिशन होता है इसलिए, तो ये अगेन गलत हो गया, ठीक है। So सॉरी, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब बताइए कि इसमें से आंसर क्या है, क्योंकि all four statements are correct, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या पूछा गया, which one of the following does not describe the procedure or substance of the amendment to the Indian Constitution? अमेंडमेंट में इसमें से कौन नहीं आता, तो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, इसका अमेंडमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई पार्ट या कोई आर्टिकल कुछ भी अगर अमेंड किया जाना है, तो इसमें ये पिक्चर में नहीं आता, ये उसके प्रोसीजर का पार्ट नहीं है, अमेंडमेंट प्रोसीजर का पार्ट नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सो स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट इज ट्रू, पर ये इसका सही आंसर नहीं है, राइट। एंड दिस इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग इसमें तो फंसेंगे जरूर, क्योंकि ये है ही वैसा क्वेश्चन। और इनफैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाने चाहिए, गलत स्टेटमेंट नहीं ढूंढने को पूछा जाना चाहिए। थोड़ा सा आप ऐसा करो ना कि सारे स्टेटमेंट ही सही रख दो, फिर पूछो कि उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट नहीं है हमारे काम का, राइट। तो बच्चों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, गलत सही चुनना बिकम्स वेरी इजी। सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बाकी सारे उनके प्रोसीजर, अमेंडमेंट प्रोसीजर का ही पार्ट है, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अमेंडमेंट, सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सुंदर क्वेश्चन था, आप इसको एक बार जरूर खुद से देख लेना। Which one of the following is not vested in union by Constitution? 40th Amendment Act, 40वें अमेंडमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऑफ ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली तो दिखते नहीं। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2020 में पूछा गया है, ठीक है। ऑल माइंस है, क्योंकि जियो साइंटिस्ट का इसलिए माइंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑल माइंस एंड मिनरल्स लाइंग इन द ओशन विद इन इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स। All resources of the exclusive economic zone, EEZ. Fisheries, all things of value in the ocean within its continental shelf, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि 40th अमेंडमेंट एक्ट में ये क्लियर कर दिया गया था कि ओशन के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो टेरिटोरियल वाटर या इकोनॉमिक जोन तक की लिमिट तक में जो भी आता है, वो सब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का उस पर कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई ओनरशिप नहीं होगी, वो सब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आएगा, और इसीलिए वहां पे अमेंडमेंट की गई थी, ठीक है। सो इसमें फिशरीज नहीं आते। फिशरीज क्या, अगर स्टेट के अंदर का भी फिशरी है, इनलैंड फिशरीज है, तो उसके अंदर नहीं, वो स्टेट अपना देख लेगा, उसमें यूनियन का कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है। बाकी 3 जगहों पे है, पर अब यहाँ पे ये आता है कि टेरिटोरियल वाटर किसको कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसको कहते हैं, उसका लिमिट क्या है, तो जस्ट उसके लिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दिया है। टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल है, ये फ्रॉम द कोस्ट लाइन, फ्रॉम द कोस्ट लाइन, ठीक है, कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल होगा टेरिटोरियल वाटर। कॉन्टिग्युअस जोन होता है 24 नॉटिकल माइल, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। और यहां तक जो कोई भी कंट्री है जिसका एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां तक पहुंचता है, उसके अंदर वो कोई भी एक्सप्लोरेशन करना है, कुछ भी माइनिंग करनी है, कुछ भी करना है, दे कैन डू इट, ठीक है। उनका पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर। सो 200 नॉटिकल माइल्स तक उनका कंट्रोल है, सो 200 नॉटिकल माइल।
उसके बाद हाई सी कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाद जो लिमिट होगा दैट विल बी कॉल्ड हाई सीज। और ये सारा कहां पे डिफाइन किया गया? यूएन क्लॉज 1982 के अंदर ये सब कुछ डिफाइन है, एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज अक्रॉस वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में सारी कंट्रीज के लिए सेम रूल है, तो यूएन क्लॉज जो है वो उसको डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 40th अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 297 को अमेंड करता है, और उसी में जो भी चीजें हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर डाल देता है, राइट। सो आर्टिकल 297 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जियो साइंटिस्ट के लिए है। अगर जो लोग भी जियो साइंटिस्ट का पेपर दे रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में इतना तो नहीं पूछा अभी तक, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है। प्रीलिम्स वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सीएससी की। ठीक है, पर फिर भी आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, क्या पता पूछ ले। सिविल सर्विसेज है भैया, सिविल सर्विसेज में कुछ ही पूछा जा सकता है। अगेन जियो साइंटिस्ट, क्या ये तो बहुत सिंपल है। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, 7th शेड्यूल किससे डील करता है? लैंग्वेज। लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में, ठीक है। यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ये है 7th शेड्यूल में। लैंड रिफॉर्म्स किसी शेड्यूल में नहीं है, और एंटी डिफेक्शन ऑब्वियसली 10th शेड्यूल का पार्ट है, ठीक है। अब देखो लैंड रिफॉर्म्स जो किए गए हैं उसका इंस्पिरेशन कहां से आता है? अगर कोई पूछे कि लैंड रिफॉर्म्स जो किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से आता है, सो दैट बिकम्स डीपीएसपी से, ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, वहां से आता है। कि लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। तो उस केस में लैंड रिफॉर्म्स आता है डीपीएसपी से। एंटी डिफेक्शन लॉ आता है 10th शेड्यूल में। यूनियन एंड स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट 7th शेड्यूल। लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में, ठीक है। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, और 2 बार इसको अमेंड किया गया है। 2 आई थिंक 3 बार अमेंड किया गया है। लास्ट टाइम इसमें 4 लैंग्वेज जोड़े गए थे, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड नहीं है। अब देखो पार्ट वर्ड तो याद रखना थोड़ा मुश्किल तो होता है, पर क्या हम इसको कर सकते थे फिर भी? लेट्स सी क्या कहता है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, दुनिया में सबको पता होगा, जिन्होंने भी तैयारी की है उन सबको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ द पार्ट 4A। स्टेट्स पार्ट 6, चलो ठीक है, आपको शायद पता हो भी सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 13, ठीक है। नाउ सी अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 में आता है, ठीक है। और यहां पे कह रहा है पार्ट 13, और आपको पता है पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A। 51A से अगर 76 जाएंगे तो पार्ट 4 से 13 नहीं पहुंचेगा, इतना शार्प जंप नहीं होगा। सो यहां पे दिक्कत है। सो बाकी सारे सही है, एंड एक्चुअली सी इज द रॉन्ग मैच। रॉन्ग मैच ही पूछा है। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं पता हो तो थोड़ा सा आप लेफ्ट राइट सोचो और दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश करो, तो हो सकता है कि आंसर निकल के आ जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार याद रखना बिकम्स डिफिकल्ट। बहुत सारे लोग याद रख भी सकते हैं, पर कुछ लोगों के लिए दिक्कत है, तो उनके लिए ये तरीका कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर इस्तेमाल करना एग्जाम में, क्योंकि दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, on which of the following dates Constituent Assembly adopted the national flag? Now this question is very important. क्यों? क्योंकि अभी नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम के ऊपर काफी बातें हो रही है, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग जो है वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, जो हमारा ट्राई कलर है, राइट। और अभी बात हो रही है नेशनल सॉन्ग की, ठीक है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम तो हमें पता है जनगण मन है हमारा नेशनल एंथम, ठीक है। वंदे मातरम है हमारा नेशनल सॉन्ग। इसको अभी एमएचए ने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि जब भी वंदे मातरम जब भी जनगण मन गाया जाएगा उसके पहले ही नेशनल सॉन्ग गाया जाएगा, और ये 3 मिनट 10 सेकंड का होगा, 3 मिनट्स 10 सेकंड का होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये तो एमएचए ने गाइडलाइंस की है। प्लस ये भी कहा है कि जब भी वंदे मातरम गाया जाएगा यू हैव टू बी इन अटेंशन पोजीशन, आपको रेस्पेक्ट देना है, खड़े होना है वंदे मातरम के लिए। एंड साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी मूवी में, किसी गाने में के बीच में अगर ऐसा वंदे मातरम आ जाता है, क्योंकि वंदे मातरम जैसे नेशनल सॉन्ग तो आ सकता है उसके बीच में, तो वहां पे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनको इनकन्वीनियंस होगा, तो वो पूरा पर्पस ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए उस केस में नहीं, पर कभी भी अगर ऑफिशियल कोई भी फंक्शन हो रहा है स्टेट का, तो उसमें वंदे मातरम जरूर गाया जाएगा, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पर अभी गाना मैंडेटरी कर दिया गया है। 3 मिनट 10 सेकंड का होगा। वंदे मातरम को लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने,
बंकिम चंद्र चैटर्जी ने इसका लिखा था, इसको लिखा था चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, चैटर्जी, और ये लिखा था 1872 में इसको लिखा था। ठीक है, क्योंकि उस समय एक बंगा दर्पण आता है, बंगा दर्शन, नॉट बंगा दर्पण, बंगा दर्शन, ये उसी चैटर्जी साहब का ही ये मैगजीन था, मंथली मैगजीन था, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया जाता है। सो अभी क्या है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि इसको फर्स्ट टाइम कब देखने को मिला हमें, तो हमें पता है कि आनंद मठ हम तुरंत मारेंगे, उसको टिक करेंगे, बट नो, आनंद मठ में पहली बार नहीं आता है, पहली बार आता है ये बंगा दर्शन में, और 1875 में ये आता है आनंद मठ में। ठीक है, आनंद मठ एक नॉवल है जिसके ऊपर सन्यासी विद्रोह के ऊपर ये बनाया लिखा गया है, और 1875 में अगेन चट्टोपाध्याय जी ही इसको लिखते हैं, 1875 में ये आता है, उसके अंदर हमें वंदे मातरम को देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसका जो म्यूजिक है, म्यूजिक दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, आप ये सब चीजें नोट कर सकते हो, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका म्यूजिक दिया है। ठीक है, जो धुन है उसके ऊपर वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। ठीक है, और ये जो धुन है वो बेस्ड है राग देश के ऊपर। ठीक है, राग देश के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, राग देश, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यूपीएससी, अगर इस बार यूपीएससी नहीं पूछता है तो आने वाले स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में इंडिया में कहीं भी पूछे जा सकते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए राग देश है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको म्यूजिक दिया है। आनंद मठ में पहली बार नहीं आता है वंदे मातरम, पहली बार आता है बंगा दर्शन में। बंगा दर्शन एक मंथली मैगजीन है जिसका एडिटर है पीसी चैटर्जी, बंकिम चंद्र चैटर्जी या चट्टोपाध्याय, जो भी कह लो, और वो पहली बार आता है 1872 में। ठीक है, 3 मिनट 10 सेकंड का है, और इस तरीके से ये सारी डिटेल्स हैं इसके बारे में, राइट। तो यस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? देखो, लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 2019 में। ठीक है, 2019 में ये पूछा जाता है, 2019 में ही काफी डिबेट होते रहता है, हो हल्ला होते रहता है, आजादी आजादी वाला स्लोगन चलते रहता है। ठीक है, उसी समय उसके हीरो होते हैं उमर खालिद, उमर खालिद एंड शर्जील इमाम। ठीक है, शर्जील इमाम। ठीक है, अब उमर खालिद साहब जो है ये भाई साहब दिल्ली दंगा के मास्टरमाइंड है। ठीक है, जो 2020 का दिल्ली दंगा है, 23 फैब। ठीक है, डेट शायद में हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, पर 23 फैब आई थिंक है। सो 23 फैब को आई थिंक करेक्ट ही है। दिल्ली दंगा होता है, दिल्ली राइट्स होते हैं, उसका मास्टरमाइंड इज उमर खालिद, और उसके अंदर यूएपीए के अंदर ही इज इन तिहाड़ जेल। ठीक है, सो अभी उसको बहुत ही पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरी वगैरह वगैरह कहा जाता है, बट ही इज अ पोटेंशियल, कह सकते हैं कि आई डोंट थिंक सही होना कि होगा कि नहीं, बट ही इज अ पोटेंशियल टेररिस्ट। ठीक है, सो इसलिए उसको रखा गया। ठीक है, अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है कि इस उसी साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2019 में लिबर्टी के ऊपर, ही वाज आल्सो आस्किंग फॉर लिबर्टी, आजादी आजादी। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या बनता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टिरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। ठीक है भैया, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स। अब ये उमर खालिद का लिबर्टी का आइडिया है, क्योंकि उसने दिल्ली दंगा, दिल्ली राइट्स को भी क्यूरेट किया है, आई वुड से। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली, यस, दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है, कि लिबर्टी जो है वो हमें इसलिए मिलनी चाहिए ताकि हम अपने आप को प्रॉपर्ली डेवलप कर सके। ठीक है, राइट डायरेक्शन में, ना कि अपने आप को टेररिस्ट बना ले। सो इसलिए सी नहीं होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, राइट। आई होप कि तिहाड़ जेल में उसको बिरयानी अच्छे से खिलाई जा रही हो। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज और फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? ट्राइबल लैंड की बात हो रही है, थर्ड शेड्यूल ओथ से रिलेटेड है। ठीक है, और ये यूपीएससी में पूछा गया अगेन 2019 में, काफी सिंपल है। थर्ड शेड्यूल में ओथ के लिए है। ठीक है, ओथ के बारे में। फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइबल एरिया है। नाइन्थ शेड्यूल में तो जो लॉग हम जुडिशियल रिव्यू से बचाना चाहते हैं उसमें डालते हैं, लैंड रिव्यू सेक्शन शेड्यूल कहते हैं इसको, सॉरी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल कहते हैं इसको। तो 9 शेड्यूल में ट्राइबल से कोई रिलेटेड नहीं है। 12 शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी से है। ठीक है, तो आप इजीली इसको 5th शेड्यूल मार्क कर सकते थे, अगर आपको बाकी सब के बारे में भी नहीं पता, स्टिल यू नो कि 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल वगैरह से कुछ तो रिलेटेड है, तो आप इजीली इसको मार्क कर सकते थे। ठीक है,
ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one among the following is not the central feature of polyarchy? Central feature of polyarchy, पॉलीआर्की, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, आर्की का मतलब होता है रूल, यानी कि बहुत सारे लोगों का रूल, ठीक है, मींस डेमोक्रेसी की तरफ कुछ इशारा कर रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही बहुत सारे लोगों का रूल होता है। लेट्स सी, गवर्नमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स, ऑब्वियसली मिनिस्टर हम इलेक्ट करके भेजेंगे एंड गवर्नमेंट उन्हीं के हाथ में होगी, सो साउंड्स करेक्ट। राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड, फिर ये डेमोक्रेसी आई मीन पॉलीआर्की कैसे हुई? अगर लोगों का राइट टू रन फॉर ऑफिस, यानी कि जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं उसमें अगर लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर पॉलीआर्की कैसे हुआ? तो ये नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकली ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, यस ऑब्वियसली अगर बहुत सारे लोगों का रूल है तो बहुत सारे लोगों को वोटिंग राइट से मिलना चाहिए। देयर इज फ्री एक्सप्रेशन एंड राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट, ऑब्वियसली कि अगर एक बार कोई गवर्नमेंट में चला गया है और अगर वो जाके वहां पे गलत कुछ कर रहा है तो हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए, राइट टू क्रिटिसाइज होना चाहिए, ठीक है। सो क्या पूछा है? नॉट द सेंट्रल फीचर। सो ऑब्वियसली इसमें क्या है कि हमें दिख रहा है कि बी, राइट टू रन फॉर ऑफिस रिस्ट्रिक्टेड, कैन नॉट बी द सेंट्रल फीचर, ठीक है। तो ये हम कॉमन सेंस से भी कर सकते थे अगर हमको सिर्फ ये समझ में आ गया कि पॉलीआर्की क्या है, ठीक है। अब देख लेते हैं पॉलीआर्की के कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं जो यहाँ पे है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, राइट टू रन फॉर ऑफिस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि स्टेट बेस्ड इंफॉर्मेशन पे हम नहीं डिपेंडेंट होने चाहिए कि स्टेट ही बोले कि देखिए हमने ये काम कर दिया वो काम कर दिया, तो वो झूठ भी बोल सकता है क्योंकि उनको सरकार बचानी है, ठीक है। सो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नहीं फ्री इंडिपेंडेंट मीडिया होना चाहिए। अब वो कितना फ्री है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एसोसिएशन ऑटोनॉमी, यानी कि आप अपना ग्रुप पार्टीज वगैरह बना सकते हैं। एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स यूजुअली एक्चुअली गवर्न, एंड इलेक्टेड लोग जाके वहां पे गवर्न करेंगे, ठीक है। ये जो पॉलीआर्की का आइडिया है ये रॉबर्ट डाल ने दिया था, सॉरी डाल, दाल भी कह सकते हैं, रॉबर्ट डाल, रॉबर्ट डाल ने दिया था। ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ठीक है। सो इन्होंने ये आइडिया दिया था और उसके अंदर इन्होंने ये बताया था कि एक होती है आइडियल डेमोक्रेसी, आइडियल डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्ट रूल होता है, पर इंडिया जैसे बड़े कंट्री में दिस इज नॉट पॉसिबल। सो एक प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी होगी जिसको कहते हैं पॉलीआर्की, और इसमें इलेक्टेड लोग रूल करेंगे, इलेक्टेड नॉट डायरेक्ट, ठीक है। हम लोग चुन के भेजेंगे एंड दे विल रूल, दे विल गवर्न फॉर अस, ठीक है। तो इसके इसी को कहते हैं पॉलीआर्की और उसके ये कुछ 7 फंडामेंटल फीचर्स हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ये भी अगर ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इजीली आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। लेट्स सी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स, दैट्स ट्रू भैया, रूल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी तो उसके ऊपर गवर्नमेंट चलेगी, तभी तो लिबरल होगा। अगर रूल ही नहीं है तो जो सबसे ऊपर पहुंच गया वो अपनी मन मर्जी करेगा तो फिर लिबरल कैसे होगा? वो तो इलिबरल हो जाएगा, वही तो फासिस्ट गवर्नमेंट होगी। गारंटीज ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज की गारंटी होगी भैया, फंडामेंटल राइट्स होंगे आपके पास, दैट इज लिबरल गवर्नमेंट, सही लग रहा है। इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर, फिर तो वो हमारा गला ही घोट देगा, ठीक है। सो थर्ड नहीं हो सकता, हम अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकते गवर्नमेंट को, हमें रिस्ट्रिक्टेड पावर देना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन हैव अ लिबरल गवर्नमेंट, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी। सो थर्ड नहीं हो सकता, फर्स्ट एंड सेकंड तो ऑब्वियसली होगा, सो बी 1 and 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अगला देखिए, which of the following statements about Alladi Krishnaswamy Iyer as a defining drafting member of the Constitution of India are correct? अब देखो ये CDS 2019 में पूछा गया है और अगेन यहाँ पे आप बिना कुछ भी जाने कृष्णास्वामी अय्यर के बारे में आप ये कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। He favored the role of Supreme Court in taking important decisions related to the interpretation of the Constitution of India. Sounds very logical, ठीक है। He felt that the Supreme Court had to draw a line between liberty and social control. That also looks nice, correct जैसा दिख रहा है, सही सही दिख रहा है। हमें क्या एक गलत स्टेटमेंट देखना है और वहां से क्योंकि मैक्सिमम 3 ही स्टेटमेंट है तो एक जैसे हम निकालेंगे आंसर हमारा आ जाएगा। He favored a dictatorial form. कृष्णा स्वामी अय्यर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं। Can he do this dictatorial form of government? Obviously not. 4 जैसे ही गलत हो जाता है और क्या पूछ रहा है? The following about Krishna Swamy Iyer as a drafting member of Constitution of India as correct. तो 4 जैसे ही गलत हो गया, अब क्या बचता है हमारे पास? ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया, 1 2 3 and 1 2.
He believed in the dominance of executive over judiciary. Dominance of executive, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस पे है, सो डोमिनेंस के ऊपर ये नहीं जाएगा, सो 3 भी गलत हो जाएगा, इन दैट वे 1 एंड 2 सही हो जाएगा, सो 1 एंड 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। सो अगर आपके बारे में, आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, स्टिल यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सीडीएस 2019 में पूछा गया, बस यू हैव टू जस्ट यूटिलाइज योर कॉमन सेंस और कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं पता, इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं, ठीक है। और एक एक इंसान के बारे में इतना सारा कुछ पढ़ना, इट्स लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। आप एक इंसान के बारे में पढ़ेंगे, अगली बार दूसरा आ जाएगा। सो इन दिस, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ताकि आपको एक कुछ तो लिंक मिले जहां से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। 4 स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट में इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, दैट्स ट्रू, पार्लियामेंट कैन डू दिस। Parliament may dismiss the area of any state. Yes, that is also diminish, not dismiss. Diminish the area of any state. That is also correct. Parliament cannot alter the boundary of any state. Cannot alter the boundary of any state. नहीं, यहाँ पे हम यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है, ठीक है। हमारा जो स्टेट है, हमने उनको I mean, ऐसा कह सकते हैं कि पार्लियामेंट कैन ऑल्टर, नेम चेंज, एरिया घटा सकता है, बढ़ा सकता है, किसी स्टेट को दूसरे स्टेट में कंप्लीटली मर्ज कर सकता है, नया स्टेट बना सकता है। सो इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल, फेडरेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स और यूनिट्स, ऐसा कह सकते हैं। सो यूनिट्स जो है, जो स्टेट्स है, वो डिस्ट्रक्टिबल है, उसके साथ हम कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकता है, पर स्टेट टूट के नहीं जा सकता बाहर, इंडिया से बाहर। और अगला स्टेटमेंट वही है, पार्लियामेंट कैनॉट ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ये भी गलत है। सो क्या पूछा क्या जा रहा है, which of the statement given above is are not correct, not correct पूछा है, तो अच्छा 2 सही है, 2 गलत है। पार्लियामेंट कैनॉट ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, गलत है भैया। पार्लियामेंट कैनॉट ऑल्टर द नेम ऑफ द एनी स्टेट, ये भी गलत है। पार्लियामेंट मेड 3 एंड 4, 3 एंड 4, यस, 3 एंड 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है। एग्जाम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट या नॉट करेक्ट, क्योंकि 1 एंड 2 भी होगा, आई थिंक, यस 1 एंड 2 भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने ये सब कुछ किया यहाँ पे और 1 2 कर दिया, तो फिर आपका सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। The States Reorganization Commission SRC of 1953 was consisted of, ठीक है, States Reorganization Commission, राइट। सबसे पहले धर कमीशन आएगा, उसके बाद जेवीपी कमेटी आएगा, कहीं पे है जेवीपी, जेवीपी इसमें है नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले धर कमीशन आएगा, जेवीपी आएगा सेम साल 1948 में ही, और उसके बाद आएगा 1953 में एसआरसी एक्ट, ठीक है, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, और उसके बाद बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश एज अ फर्स्ट स्टेट। तो उसके जो मेंबर्स हैं, क्या पूछा जा रहा है, बस कंसिस्टेड ऑफ, कौन कौन लोग थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें नहीं थे, जस्टिस फजल अली, हिदायतुल्लाह कुंजरू एंड के एम पनिकर, यस, ये सारे लोग स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन कमीशन के पार्ट थे। सो इसलिए इसका आंसर ये होगा, और ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसमें गलती नहीं कर सकते, और ऐसे क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। The preamble of the Constitution of India as adopted on 26 November 1949 originally described India as, ये 29 पूछा गया CSF में, और आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था, सोशलिस्ट सेकुलर नहीं था, और 26 नवंबर 1949 को पूछ रहा है, क्योंकि ये दोनों 1976 में ऐड किए जाते हैं, सो ऑब्वियसली ये दोनों नहीं होंगे इनिशियली, सो 1 एंड 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है ना, सो इसलिए 52 का ये हो गया। आगे देखिए, in 1967 which language was added to the list of major recognized Indian languages by constitutional amendment? अब देखो 8th शेड्यूल की बात हो रही है, ठीक है, 8th शेड्यूल की बात हो रही है, और जब 8th शेड्यूल की बात होती है तो कुछ लैंग्वेज, इसमें कुछ नहीं, एक्चुअली 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस है। कौन कौन से लैंग्वेज हैं ये सब आपको ध्यान रखना है, और इसमें एक इंग्लिश नहीं है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं पूछा जा सकता है, और हमें ऐसा लगेगा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इंग्लिश में काम करता है, इतना सारा इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में ही यहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इंग्लिश कुड बी देयर इन द लिस्ट, बट इंग्लिश इज नॉट देयर। नेपाली इनफैक्ट है, ठीक है, उर्दू भी है, बट इंग्लिश नहीं है, ठीक है। सो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पूछा क्या जा रहा है कि 1967 में, अब ये कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये सारे लैंग्वेजेस की लिस्ट है, ठीक है। इन ऑफिशियल लैंग्वेज इनिशियली 14 ही थे,
14 वे इनिशियली इंक्लूडेड, 14 थे इनिशियली। उसके बाद सिंधी ऐड किया जाता है 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में, सिंधी ऐड किया जाता है। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वो एडेड इन 71st अमेंडमेंट एक्ट, फिर 3 ऐड किए जाते हैं, तो 15 3 18 हो जाएंगे, और लास्ट में फिर 14 जोड़ा जाएगा, तो 3 बार अमेंडमेंट होता है। 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट एंड 92nd अमेंडमेंट, आप ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट एंड 92nd अमेंडमेंट, एक 1967 में होगा, एक 1992 में होगा, और एक 2003 में होगा। 2003 में 4 लैंग्वेजेस जोड़े जाएंगे, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, मैथिली बिहार से है तो मैथिली, इसको मैथिली भी जोड़ा जाता है। बोडो, डोगरी एंड संथाली ये लास्ट में जोड़े जाते हैं। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली ये 3 71st में जोड़े जाते हैं, और सिंधी 21st लैंग्वेज, 21st सेंचुरी में जोड़ा जाता है एज ए 15th लैंग्वेज। ठीक है, सो टोटल मिला के अभी 22 हो गए हैं, 14, 1 15, 3 18 और 4 22, 22 लैंग्वेजेस आर देयर, उसमें इंग्लिश नहीं है, राइट। सो ये अब इसका आप आंसर कर सकते हैं, दिस इज सिंधी। ठीक है, तो सिंधी इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से आप ये सब चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए, तभी आप सही कर पाएंगे। और ये कब किस एग्जाम में पूछा गया है? सीआईएसएफ में पूछा गया, सीआईएसएफ के हिसाब से तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, which constitutional amendment act enjoined upon the state to provide free and compulsory education for all children between 6 and 14? so sorry, ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीआईएसएफ में अगेन पूछा गया है, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, इस समय एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ा जाता है, एक फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में तो पूछा है ना, एक फंडामेंटल राइट भी जोड़ा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। ठीक है, 21A फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड किया जाता है, और 86th अमेंडमेंट एक्ट में ये सारा कुछ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बनाया जाएगा, राइट। सो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन कम्स व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल। अब देखिए प्रियम्बल के ऊपर यूपीपीसीएस में पूछा गया है, और यूपीएससी ने भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, और बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। वो क्या कहता है, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज एनफोर्सिएबल, नहीं, ये एनफोर्सिएबल नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, ट्रू, बट बाकी दोनों ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट मे बी एनफोर्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांस में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं, सो इट इज नॉट एनफोर्सिएबल। पर ये एज अ गाइड हेल्प करता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कभी डिबेट हो जाए, कभी डिस्कशन हो जाए, आई मीन डिस्कशन हमारे बीच नहीं, कोर्ट में जुडिशरी के सामने अगर कुछ ऐसी एम्बिग्विटी आ जाए कि अब किस डायरेक्शन में बढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि वहां से सपोज किसी जगह से 2 रास्ते खुलते हैं, और वहां पे किस रास्ते में जाना चाहिए, दोनों इक्वली लग रहा है कंपेलिंग, तो उस केस में फिर प्रियम्बल से देखा जाएगा कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर हम उस रास्ते पे जाएंगे। जुडिशरी टेक्स हेल्प ऑफ प्रियम्बल इन केस ऑफ एम्बिग्विटी। ठीक है, सो इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, बट ये हेल्पफुल है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया, which of the statements is are correct? State have no right to secede from the union under the constitution of India. Yes, अभी हमने जस्ट पहले देखा कि इंडिया इज indestructible union of destructible states। ठीक है, indestructible, तो इंडिया को हम उसमें से कोई भी पार्ट निकल नहीं सकता बाहर, पर अंदर ही अंदर हम उसमें उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, किसी स्टेट को नया बना सकते हैं, किसी ऑलरेडी स्टेट को किसी और में मर्ज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बस कोई भी सिसेशनिज्म जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो पहला गलत हो, इंडिया हैव नो राइट, यस स्टेट्स हैव नो राइट, तो पहला सही हो गया। जस्ट एडवोकेसी ऑफ सिसेशन, सिसेशन यानी कि जैसे जम्मू को अलग करने की जो एडवोकेसी है, अगर ऐसा कोई करता है दैट्स अ क्राइम। ठीक है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आएगा, राइट। भारत तेरे टुकड़े हो ऐसे वाले बोलने वाले लोगों को जेल में डाला गया है, सो उस केस में सेकंड इज नॉट ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू, तो ओनली ए। जस्ट एडवोकेसी ऑफ सिसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नहीं ऐसी बात नहीं है। और यूपीपीसीएस 2019 में देखो, 2019 में ये सारे इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये उसी समय का मैटर है जब ये उमर खालिद लोग जो है वो काफी शोर मचा रहे थे। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, which of the following is correct about the heading of the article 162 of the constitution of India? ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है, और ये ऐसा 162 आर्टिकल 162 कैसे हम याद रखेंगे, बट इसका आंसर जो है वो एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट।
ठीक है, इसका बस इतना आप ध्यान रखो, पता नहीं दोबारा रिपीट होगा कि नहीं, पर दिस इज आंसर। सिक्किम बिकेम, अब देखो सिक्किम के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है, कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिक्किम के ऊपर, ठीक है, पर यहाँ पे 35th अमेंडमेंट भी है, 36th भी है, एंड द ब्यूटी इज कि दोनों ही आंसर, दोनों ही अमेंडमेंट सिक्किम से ही रिलेटेड है, ठीक है। नाउ देखो, सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट, दैट इज द की, एसोसिएट स्टेट। तो 35th अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम बन जाता है एसोसिएट स्टेट, और यहाँ पे मोनार्की जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, मोनार्की यहाँ पे खत्म हो जाती है, और ये भी 1970, ये गलत है यहाँ पे 1974 नहीं 75 होना चाहिए, एनीवेज यहाँ पे 1975 होना चाहिए, आई विल चेक अगेन, पर आई गेस यहाँ पे 1975 होना चाहिए, क्योंकि इसके फ्यू मंथ्स में 1970, ठीक है, आई थिंक मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लूंगा, पर आई गेस कि यहाँ पे 1975 होना चाहिए, पर एनीवेज सॉरी। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें देखो 90 जो 35th अमेंडमेंट है, इससे सिक्किम एक एसोसिएट स्टेट बन जाता है और उसकी मोनार्की खत्म हो जाती है, ठीक है। उसी के कुछ महीने बाद, आई थिंक एक महीने बाद ही सिक्किम जो है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन जो में 36th अमेंडमेंट किया जाता है, और सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया जाता है, ठीक है। सो एसोसिएट स्टेट बनता है वो 35th अमेंडमेंट एक्ट से, राइट, और फुल फ्लेज स्टेट बनेगा वो 36th अमेंडमेंट से, पर यहाँ पे दोनों आंसर है, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो इसलिए एसोसिएट स्टेट 35th, फुल फ्लेजेड स्टेट 36th अमेंडमेंट एक्ट। सो ये आंसर नहीं है, एक्चुअली ये आंसर है, दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, एसोसिएट स्टेट, यस, सी इज द राइट आंसर। Which of the following statements about the Constitution of India is are correct? The objective resolution was passed by सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कौन गलत कर सकता है? जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं उन सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पास किया जाता है, एंड ये गलत हो जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, दैट्स ट्रू, इन हिज कैपेसिटी एज द लॉ मिनिस्टर, यस, उस समय ये लॉ मिनिस्टर भी थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, तो ये पहला गलत हो गया, दूसरा सही, यानी कि ओनली टू, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये इसका बी इसका सही हो जाएगा आंसर। ये प्रेमबल के बारे में जस्ट 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया जाता है, 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट कर लिया जाता है, तो ये डेट भी है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। देन कम्स नेक्स्ट, which one of the following is the correct combination of languages including the 8th schedule of the Constitution of India? अब इसमें से कौन कौन है, बस यही पूछा जा रहा है। तो अब देखो, इसमें से नेपाली, कोंकणी, तुलु, संथाली, देखो आपको संथाली पता है, कोंकणी नेपाली पता है, संथाली कोंकणी मैथिली भी है, संथाली कोंकणी, भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही चले जाते हो। तुलु लैंग्वेज भी अभी तक नहीं ऐड किया गया है, सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू है, उर्दू भी है, संथाली, उर्दू, कोंकणी एंड मैथिली, ये सारे लैंग्वेजेस हैं। एक्चुअली आपको सारे लैंग्वेजेस का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा तो जाएगा ही अगर आपको 8th शेड्यूल से कुछ पूछा जाता है तो। द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द यूएसए आर डिफरेंट इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स एक्सेप्ट, यानी कि कहां पे डिफरेंट नहीं है? तो स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस, यहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंट है, आर डिफरेंट, तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंट है। ड्यूअल सिटीजनशिप, यस, यहाँ पे डिफरेंट है। ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, यहाँ पे भी डिफरेंट है। ड्यूअल गवर्नमेंट, यहाँ पे सेम, ड्यूअल गवर्नमेंट यहाँ पे तो सेम ही है, वहां पे भी है ड्यूअल गवर्नमेंट, यहाँ पे भी है ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, हमारे पास नहीं है ड्यूअल सिटीजनशिप, हमारे पास नहीं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव अपर हाउस नहीं, हाँ, तो ड्यूअल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पास भी सिमिलैरिटी नहीं, क्योंकि स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन यूएसए में हर स्टेट का दो दो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, अपर हाउस में, तो हमारे पास तो डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन, तो इसलिए ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये सिमिलैरिटी नहीं है। ड्यूअल सिटीजनशिप वहां पे है पर हमारे यहाँ नहीं है, तो अगेन ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिमिलैरिटी नहीं है। ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, अगेन हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, उनके पास नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि ड्यूअल सिस्टम हमारे पास भी है, वहां पे भी है। ड्यूअल सिस्टम का मतलब स्टेट एंड
ड्यूअल गवर्नमेंट, यस। तो हाँ सही तो है, यूएस आर डिफरेंट इन ऑल द फॉलोइंग रिस्पेक्ट एक्सेप्ट ड्यूअल गवर्नमेंट, यस, यही सही आंसर है। ये थोड़ा ऐसे नेगेटिव करके पूछा है ना, आर डिफरेंट इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस नहीं है, बाकी सब जगह डिफरेंस है, ठीक है। सो 61st आई थिंक, यस। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ पॉलिटी, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए, कुछ 15-20 क्वेश्चन ऐसे किए हैं, और इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी होगा, जिसके अंदर हम बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड, और उससे हमें पता चलेगा कि क्या डेप्थ है क्वेश्चंस का, क्या वैरायटी है, क्या डाइवर्सिटी है, और किन चैप्टर्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, राइट। ये सारा नॉलेज आपको मिलेगा इससे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कोई अगर क्लैरिफिकेशन है, कोई डाउट है, कोई जजमेंट है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है, पुट इन द कमेंट सेक्शन, उसको हम रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे, आपको रिप्लाई भी करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस के